एक बार की बात है, जामनगर नाम के गांव में रघुवीर और जानकी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था, श्याम, जो एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करता था। उनके साथ घर में राम भी रहता था। राम रघुवीर के दोस्त का लड़का था, जिसके माता पिता उसके बचपन में ही दुर्घटना में चल बसे थे। राम का कोई रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए रघुवीर ने राम को अपने ही घर पर रखा था और राम को कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। श्याम और राम दोनों में एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम था। राम का एक बहुत बड़ा शोरूम था, दोनों अच्छे कमाते थे। साथ ही साथ उनके घर में रघुवीर की बहन राधा भी रहती थी। वो एक विधवा थी। राधा बुआ का उनके घर में बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए घर में उनकी बहुत चलती थी। कोई उनकी बात को नहीं टालता था। एक दिन राधा रघुवीर के पास आती है और उनसे, भैया, क्या आपने दोनों लड़कों को जिंदगी भर कुंवारा ही रखना है? रघुवीर थोड़े मॉडर्न सोच का था। वो अपने बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहता था, लेकिन राधा के बार बार बोलने पर रघुवीर श्याम और राम के पास जाता है और उनसे, देखो बच्चों, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, दोनों अच्छा कमा भी लेते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम दोनों की शादी कर दूं। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। राम, तुम क्या कहते हो बेटा? अंकल, मेरे माँ, पिताजी, भगवान, सब कुछ आप ही हो। मेरे जीवन का हर निर्णय लेने का आपको पूरा अधिकार है। लेकिन श्याम मेरे से बड़ा है, तो पहले श्याम की शादी करते हैं, फिर मेरी। अच्छा बेटा, 1 साल तुमसे बड़ा क्या हुआ? तुम तो पहले मुझे ही फंसा रहे हो। फिर नहीं तो क्या, पहले तो तेरी ही शादी होगी भाई, बाद में मेरी शादी। पहले तेरी शादी में बहुत मजे करूंगा, फिर आराम से शादी करूंगा। क्यों अंकल? दोनों के दोनों नालायक होते जा रहे हो दिन भर दिन। अब देखो, तुम दोनों की मैं 1 ही साल में शादी करवा देता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, ये बिल्कुल सही होगा। रघुवीर श्याम और राम में जब इतना सारा स्नेह देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता था। मुस्कुराते हुए रघुवीर वहाँ से चला जाता है और श्याम के लिए लड़की ढूंढना शुरू करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रघुवीर श्याम को अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा, तो श्याम रघुवीर से, वो पिताजी, मैं। हाँ बेटा बोलो। अरे अरे, डरता क्यों है भाई, बता दे। प्यार किया तो डरना क्या? राम, श्याम, दोनों साफ साफ बताओ, क्या बात है? पिताजी, मैं मीरा नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? श्याम, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो घोर अनर्थ है, अनर्थ। क्या तुम्हें पता नहीं हमारे घर के संस्कार क्या है? और तुम अपने पिता से ये बात कर रहे हो? जरूर इस राम ने तुम्हें बिगाड़ा है। अरे वाह, ये लो, मैं भला उसे क्यों बिगाड़ूंगा? शाम की कंपनी में ही जॉब करती है मेरी होने वाली भाभी। अरे यार राम, तू तो आज मुझे मरवा ही देगा। जरा चुप हो जा भाई। वो बुआ, बस जरा बात तो सुन लो मेरी। चुप करो, तुम्हारी शादी इनमें से ही एक के साथ होगी। भूल जाओ कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो। नहीं बुआ, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए, प्लीज बुआ। हमें सब पता है कि जो लड़की अपने आप अपने लिए वर ढूंढे, वो लड़की कैसी होगी, उसका चरित्र कैसे होगा। राधा बुआ की बात सुनकर श्याम वहाँ से गुस्से में चला जाता है और कुछ देर बाद रघुवीर श्याम के कमरे में जाकर, श्याम बेटा, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बुआ पुराने ख्यालों की है, उनकी बातों का बुरा मत मानो। हाँ पिताजी, मैं जानता हूँ, लेकिन कम से कम आप तो एक बार मीरा से मिल लीजिए। अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे पिताजी। वाह 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 वाह, क्या बात कही है मैंने भाई, शायद अब मुझे शायर भी बनना पड़ेगा। देखो देखो पिताजी, मुझे कैसे छेड़ रहा है ये। रुक जा बेटे, तेरा भी वक्त आएगा, तब तुझे देख लूंगा मैं। अरे भाई, मैं तो अंकल जैसे कहेंगे, जिससे कहेंगे उसी से शादी कर लूंगा। मैं बड़ा सीधा साधा प्यारा बच्चा हूँ, है ना अंकल? अरे बदमाशो, अब तुम्हारे लिए मुझे तुम्हारी बुआ को मनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, शादी अरेंज मैरिज की तरह ही करेंगे, ताकि तुम्हारी बुआ को भी बुरा ना लगे। थैंक यू पिताजी, थैंक यू सो मच। अच्छा बेटे, पिताजी ने हाँ क्या बोल दिया, तुम तो हमें ही भूल गए। इतनी खुशी, इतनी खुशी।
अरे भाई, तुम्हें सबसे बड़ा वाला थैंक यू। चलो पहले ये बात मैं मीरा को बता देता हूँ। रुको, अभी कॉल करता हूँ मीरा को। हाँ भाई, बता दे बता दे। अब हम तो जा रहे हैं हमारे काम पर, तुम करो एंजॉय। श्याम बहुत खुश था। वो मीरा को कॉल कर सारी बात बताता है। मीरा श्याम के ऑफिस में ही काम करती थी, जो बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी। अब श्याम और मीरा की अरेंज मैरिज की तरह ही बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। सभी बहुत खुश थे। श्याम और मीरा की शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी कि एक दिन राधा बुआ, श्याम, शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी है, लेकिन सबसे खास रस्म अभी बाकी है। वो कौन सी बुआ? अरे बेटा, हमारे कुलदेवी का दर्शन तो अभी बाकी है। जब तक तुम दोनों कुलदेवी का दर्शन नहीं कर लेते, तब तक तुम दोनों अपना पारिवारिक जीवन शुरू ही नहीं कर पाओगे। हमें कल ही कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना होगा। चलो अब सब सो जाओ, कल सुबह हम जल्दी ही निकलेंगे। पिताजी, मुझे अभी के अभी ऑफिस जाना होगा। मेरे कुछ काम पेंडिंग है, जिसे अगर मैंने आज पूरा कर लिया तो मुझे और 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मीरा, मुझे कुछ काम से ऑफिस जाना पड़ रहा है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। जी जल्दी आना, मैं आपकी राह देखूंगी। हेलो, अरे सुनिए भाई साहब, ये मोबाइल जिनकी जेब से मिला है, उनका बहुत जोर से एक्सीडेंट हो चुका है और उनकी वहीं पर मौत हो चुकी है। क्या हुआ राम, क्या बात है? अंकल, शाम का एक्सीडेंट हुआ है और उसी में उसकी डेथ हो गई है अंकल। आपने मुझे धोखा दिया। आप जल्दी आने वाले थे, क्यों झूठ कहा आपने? अभी तो मेरे हाथ से आपके नाम की मेहंदी भी नहीं उतरी और आप मुझे छोड़ गए। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ किया तुमने। बहन जी, मैं चाहती थी कि अब मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर घर जाऊं। नहीं माँ, मैं शाम की यादों के साथ यही रहना पसंद करूंगी। मेरे शाम की यहाँ कई सारी यादें बसी हुई है माँ, मैं यही रहूंगी माँ। आप लोग कौन हो? भाभी, मैंने ही इन औरतों को यहाँ बुलाया है। अब मीरा को शाम की विधवा बनकर ही जीना पड़ेगा। अब मीरा का केशवपन करना होगा, उसके सारे बाल निकालने होंगे। अब वो पूरी जिंदगी भर कभी भी सच संवर नहीं पाएगी। बुआ जी, आप ये क्या बातें कर रही हो? मीरा की उम्र ही क्या है और आप उसके ऊपर इतने सारे रोक कैसे लगा सकती हो? राम, तुम्हारे सामने मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ बुआ जी, मैं जानता हूँ, लेकिन आपका जमाना अलग था। अब ये कोई नहीं मानता बुआ जी। कोई नहीं मानता? अरे ये जो औरतें आई हुई है वो भी तो। अच्छा, तो आपका मतलब इतना ही है ना कि अगर मीरा की मांग सजी हो तो उसे कोई विधवा नहीं कहेगा और ना ही इन पर कोई रोक लगेगी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब मीरा के नसीब में ये कहाँ है? राधा बोल ही रही थी कि राम घर के मंदिर में जाकर कुमकुम लेकर आता है और राधा की मांग में सिंदूर भर देता है। अब कहिए बुआ जी, अब तो मीरा पर कोई रोक नहीं होगी ना?
राम, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम इस विधवा से शादी करोगे? ये श्याम की विधवा है, इसे पूरा जीवन श्याम की विधवा बनकर ही जीना होगा। बस दीदी बस, बहुत हो गया। मैंने आज तक आपसे कभी कोई बहस नहीं की, लेकिन राम ने आज जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे ये लड़की इस घर को लगी पनौती है, पनौती। इसने तुम्हारे एक बेटे को निगल लिया है, फिर भी तुम इसी की ओर से बोल रहे हो। दीदी, जब आप विधवा हुई तब मैं बहुत ही छोटा था, इस कारण मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब नहीं दीदी, मीरा हमारी बेटी की तरह है। एक बार उसकी जगह अपने आप को रख कर देखो। उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होने से पहले ही उसके साथ ऐसा हुआ है। अब हमारा श्याम तो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या हम उसका कसूरवार मीरा को मान ले और उसे पूरी जिंदगी उसकी विधवा बनाकर अपने घर में बिठाए? मुझे ये हरगिज मंजूर नहीं है दीदी। अब राधा की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब कुछ ही दिनों बाद रघुवीर मीरा और राम की शादी करवाते हैं। तभी मीरा रघुवीर के पास जाकर, पिताजी, आपने फिर से मेरी दुनिया बसा दी। पिताजी, श्याम मुझे हमेशा कहते थे कि मेरे पिताजी तुम्हें अपनी बेटी जैसा प्यार करेंगे। मीरा बेटी, मेरा भी तो यही फर्ज था कि तुम अपना सारा जीवन अच्छे से बिता पाओ। खुश रहो बेटी। मीरा और राम रघुवीर के पैर पकड़ते हैं और रघुवीर राम और मीरा को उठाकर अपने गले लगा लेता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें परिस्थिति अनुसार अपने जीवन के नियमों को बदलना चाहिए। अपने विचारों से दूसरों को दुख ना हो, ऐसा जीना चाहिए। सुवर्णनगर नाम के गांव में रागिनी अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी राधा 12 साल की, मझली बेटी मधु 9 साल की और सबसे छोटी बेटी मीना 6 साल की थी। रागिनी के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। वो अपनी बच्चियों का बड़े ही कठिनाइयों का सामना कर पालन पोषण कर रही थी। वो खुद भूखी रहकर अपनी बच्चियों को खाना खिलाती, जो काम मिले वो काम किया करती थी। एक दिन सुबह खाना बनाकर रागिनी काम पर जाने निकलती है तो वो अपनी बड़ी बेटी राधा से, राधा बेटा, अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना और खाना बना कर रखा है तो खाना खा लेना बेटा, और दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना अंदर से। जब तक मैं घर ना आऊँ बाहर मत निकलना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब अच्छे से संभालूंगी। अब रागिनी अपने लिए काम ढूंढने निकल पड़ती है। वो हर रोज जो काम मिले वो कर अपनी बच्चियों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती थी। उस दिन पूरा दिन काम ढूंढने पर भी उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला तो वो हताश मन से घर आती है। तो राधा अपनी माँ से, माँ, क्या हुआ? क्या आज भी आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ा है? हाँ राधा बेटी, मुझे आज भी कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। तभी मीना भागते हुए रागिनी के पास जाती है और वो अपनी माँ से, माँ, आप घर आने में कितनी देर करती हो हमेशा? आज क्या लेकर आई हो? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। मैं दीदी को कब से खाने के लिए मांग रही हूँ, लेकिन दीदी है जो बोलती है माँ को आने दो, फिर साथ में ही खाना खाएंगे। बताओ ना माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। रागिनी मीना को गले लगा लेती है और राधा से, राधा बेटा, मीना को खाना क्यों नहीं खिलाया? माँ, हर रोज आप अकेले ही खाना खाती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम सब मिलकर खाना खाएं। अब रागिनी अपनी तीनों बच्चियों को अपने हाथों से खाना खिलाती है और खुद खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही रागिनी खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि घर का राशन खत्म होता आ रहा है। अब वो और ज्यादा मेहनत करने की ठान लेती है। घर से निकलते ही आज उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। अब वो हर रोज वही काम करने वाली थी। वहाँ उसे दिन भर काम कर 100 रुपए ही मिलते थे, लेकिन फिर भी वो मन ही मन, काम मिले तो करो, ना मिले तो भूखे रहो। इससे अच्छा है कि क्यों ना हर रोज यही काम करूं, कम से कम बच्चियों को भूखे पेट तो नहीं रहना पड़ेगा। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन हर रोज की तरह रागिनी अपने काम पर जाने के लिए निकलती है तो वो रास्ते में एक लड़के को बेहोश हुआ देखती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। ये देख वो मन ही मन, अरे ये बच्चा कितना छोटा है और इसका कितना सारा खून निकल रहा है। अगर इसे अभी के अभी अस्पताल लेकर नहीं गए तो इसकी तो जान भी जा सकती है, लेकिन कोई मदद भी तो नहीं कर रहा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी उलझन में नहीं फंसना चाहती। हाँ,
मैं इसकी मदद जरूर करूंगी। अब रागिनी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और भागते हुए कुछ ही दूरी पर एक जो अस्पताल था उसमें उसे ले जाती है और डॉक्टर से, डॉक्टर देखिए तो इस बच्चे को क्या हुआ है, प्लीज डॉक्टर, जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। बहन जी, इस बच्चे का बहुत खून निकल रहा है और ये पुलिस केस है। जब तक यहाँ पुलिस नहीं आती और जांच पड़ताल नहीं करती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं डॉक्टर साहब, ये बच्चा बहुत देर से बाहर पड़ा हुआ था, इसका बहुत खून बह चुका है। प्लीज डॉक्टर साहब, इलाज होने के बाद तो जांच पड़ताल होती रहेगी, लेकिन इस बच्चे की जान बहुत कीमती है डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताओ, कौन है ये और इसे क्या हुआ था? डॉक्टर साहब, मैं नहीं जानती कि ये कौन है और इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन ये मुझे रास्ते में पड़ा दिखाई दिया तो मैं इसे लेकर यहाँ चली आई। डॉक्टर साहब, इसका जल्द से जल्द इलाज करवा दीजिए। रागिनी की बात सुनकर डॉक्टर उस बच्चे को इलाज के लिए लेकर जाते हैं और जब तक उस बच्चे को होश नहीं आता तब तक रागिनी अस्पताल में ही रुकती है। वो आज काम पर भी नहीं जा पाई थी तो आज उसे मजदूरी भी नहीं मिलने वाली थी। दूसरी ओर मधु और मीना अपनी माँ की राह देखते देखते सो जाती है। राधा बहुत परेशान हुए जा रही थी। देर रात रागिनी घर आती है और दरवाजा खटखटाती है तो राधा बहुत डर जाती है। कौन? राधा, मैं हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। राधा भागते हुए दरवाजा खोलती है और अपनी माँ के गले लग जाती है और अपनी माँ से, माँ, आज कितनी रात हो गई आपको? कहाँ थी आप? मुझे बहुत डर लग रहा था माँ। अब रागिनी राधा को सारी बात बताती है और दोनों खाना खाकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठते ही रागिनी अपने काम में जुट जाती है कि तभी एक आदमी रागिनी के सामने गाड़ी से नीचे उतरता है और वो रागिनी को आवाज देते हुए, रागिनी जी, रागिनी जी। जी, कौन? आप रागिनी जी है ना? जी भाई साहब, मैं रागिनी हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। रागिनी जी, मैं उसी बच्चे का पिता हूँ जिसे आपके कारण कल फिर से नई जिंदगी मिल पाई है। आदमी बोल ही रहा था कि उसकी नजर घर के सामने ही लगे हुए फोटो पर जाती है और वो रागिनी से, रागिनी जी, ये मेरे पति की फोटो है। 4 साल पहले कंपनी में काम करते वक्त एक खराब मशीन के कारण शॉक लगने से इनकी मौत हो चुकी है। क्या आप इन्हें जानते थे? अरे ये तो राकेश है, ये मेरी कंपनी में ही तो काम करता था। मुझे माफ कर दीजिए रागिनी जी। तभी रागिनी की छोटी बेटी मीना अपने फटे पुराने कपड़ों में वहाँ आ जाती है और वो अपनी माँ से, माँ, दिवाली आने वाली है तो मुझे ढेर सारे कपड़े और खिलौने चाहिए माँ। और हाँ माँ, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि खाने के लिए रोटी कब बनाओगी? आप हर रोज चावल ही पकाती हो। मुझे चावल नहीं खाने माँ, मुझे अच्छे नहीं लगते चावल। मीना की बात सुनकर रागिनी मीना को गले लगा लेती है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। मीना की बातों से उस आदमी को रागिनी के घर के हालातों की खबर हो जाती है और वो रागिनी से हाथ जोड़कर, रागिनी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज आपके कारण ही मेरा बेटा जिंदा है और राकेश ने भी हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमने कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर हमारे कंपनी में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार का क्या होता होगा। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कंपनी का मालिक रागिनी को अपनी कंपनी में ही एक जॉब दिलाता है, साथ ही साथ कुछ पैसे एडवांस में भी रागिनी को दे देता है ताकि उस पर भूखे रहने की नौबत ना आ पाए। अब वो चारों मिलकर दिवाली मनाती है। रागिनी अपने तीनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा देती है और सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।